हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे नीति शास्त्र में भ्रष्टाचार और नैतिकता। भ्रष्टाचार मेरा ये नीति शास्त्र का ही टॉपिक नहीं है, ये मेरा आंतरिक सुरक्षा का भी टॉपिक है, शासन का भी भारत में शासन का भी टॉपिक है। तो चलिए, ये 3 पेपर में मेरा हेल्प करता है। तो हम चलिए भ्रष्टाचार देखते हैं और नैतिकता। तो हम देखते हैं भ्रष्टाचार क्या होता है। भ्रष्टाचार निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करना है। भ्रष्टाचार हम तब कहते हैं जब हमें कोई सार्वजनिक पद मिला हुआ हो और हम उसका अपने खुद के लाभ के लिए उस पद का दुरुपयोग करते हैं, तो ये मेरा होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तब उभरता है जब विश्वास की स्थिति में कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए उस विश्वास को धोखा देता है। ये भी वही कह रहा है कि तब उभरता है जब विश्वास की स्थिति में कोई व्यक्ति है अपनी निजी लाभ के लिए विश्वास को धोखा करता है। सिर्फ रिश्वत लेना भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे जबरन वसूली, भाई भतीजावाद, संरक्षण, गबन, नौकरियों या अनुबंधों के लिए दोस्तों या परिवारों का पक्ष लेना, या किसी अनुचित लाभ देने के लिए नियमों में बदलाव करना। दैट मीन्स कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मतलब सिर्फ रिश्वत लेना नहीं, इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे जबरन वसूली, भाई भतीजावाद, संरक्षण, गबन और अनुबंधों के लिए दोस्तों या परिवार का पक्ष लेना। दैट मीन्स जिस पॉइंट पे मेरे भाई या फिर मेरे परिवार वाले गलत है, वहाँ पे हमको उनको गलत ठहराना चाहिए, नहीं कि दूसरे को। तो ये भी मेरा भ्रष्टाचार है। ये सभी कार्य के लिए एक ही मूल विचार से उपजते हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए। और वो कौन सा एक ही मूल विचार है? व्यक्तिगत लाभ के लिए। हम व्यक्तिगत लाभ के लिए जो अपने पद का, अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, वही मेरा क्या है? भ्रष्टाचार। अब यहाँ पे भ्रष्टाचार निम्न महत्वपूर्ण विचारों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से वो विचार है? जानबूझकर कदाचार कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह अपनी जिम्मेदारियों को त्याग कर या जानबूझकर अपनाया गया विकल्प है। कोई जानबूझकर भ्रष्टाचार करता है, इसमें कोई वो उसके ऊपर दबाव नहीं है, आकस्मिक घटना नहीं है, ये जानबूझकर करता है। स्वार्थपरक उद्देश्य, इस उद्देश्य में क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ है, ना कि अपना कर्तव्य। नैतिक उल्लंघन, यह आमतौर पर स्वीकृत व्यवहारिक मानदंडों का उपयोग करता है। भ्रष्टाचार का प्रकटीकरण दैट मीन्स भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो देखते हैं, सार्वजनिक धन और संसाधनों का दुरुपयोग, अनुचित साधनों के माध्यम से व्यक्तिगत संवर्धन, व्यक्तिगत लाभ के लिए प्राधिकरण का दुरुपयोग, लापरवाही और वित्तीय नुकसान, अनैतिक व्यवहार और अवैध गतिविधियां, फर्जी दस्तावेज और निम्न स्तरीय कार्यशैली। भ्रष्टाचार के स्रोत क्या हैं? आर्थिक स्रोत में हम देखते हैं कम वेतन संरचना, विवेकाधीन शक्तियाँ, जीवन यापन की बढ़ती लागत, ये सब भ्रष्टाचार के स्रोत है। और वो कौन से? आर्थिक स्रोत में आते हैं। गरीबी और वित्तीय समस्या, आकर्षण प्रोत्साहन, कमजोर दंड व्यवस्था, एकाधिकार शक्ति। अब सामाजिक स्रोत क्या है? असंवेदनशीलता, उपभोक्तावाद की पकड़, सुविधा की प्रकृति, कमजोर नागरिक समाज, सामूहिक वफादारी की कमी,
राजनीतिक स्रोत क्या है? राजनीतिक वर्चस्व, गठबंधन, दंड से मुक्ति और सुरक्षा, अपारदर्शी फंडिंग। और प्रशासनिक स्रोत में गोपनीयता और नौकरशाही, केंद्रीकृत शक्ति और गैर जवाबदेही। ऐतिहासिक स्रोत, निम्न स्तर पर भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या हैं? भ्रष्टाचार की चुनौतियां में हम व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। उत्तरजीविता, गरीबी और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जो करते हैं वो। सापेक्षिक अभाव, दूसरे की तुलना में हमारे पास कमजोरियाँ, सापेक्ष रूप से कमजोर महसूस करना, लालच की अधिक इच्छा, हम दूसरे को देखकर सोचते हैं वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। और मूल्यों की कमी। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या है? अल्प सामाजिक पूंजी, जब समुदायों में मजबूत सामाजिक बंधन और सहयोग का अभाव हो। सहिष्णुता और स्वीकार्यता, जो समाज भ्रष्टाचार को सामान्य मानते हैं। अपारदर्शी वित्त, कम पारदर्शी और प्रवर्तन वाली कमजोर वित्तीय प्रणाली गलत तरीके से कमाए गए लाभ को छिपाने में मदद करती है। नौकरशाही परिप्रेक्ष्य, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति, जटिल प्रक्रियाएं, राजनीतिक प्रभाव। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उम्मीदवार की कमजोर साख, अत्यधिक चुनाव लागत, पहचान आधारित राजनीति। ये हमारे भ्रष्टाचार की चुनौतियां हैं। अब भ्रष्टाचार से जुड़े नैतिक मुद्दे, कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है? नैतिक सामाजिक पतन, संस्थागत अविश्वास और सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन, आर्थिक रुग्णता, विकास में बाधाएं, प्रतिभा का ह्रास, सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग। भ्रष्टाचार कम करने के उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं? उपाय यहाँ पे बताया गया है। शक्ति संतुलन के माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापरक शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा के माध्यम से संतोष और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के उपाय: पर्याप्त मुआवजा करें, अनुबंध करना, प्रदर्शन अनुरूप पुरस्कार पर दंड, नीति पर ध्यान केंद्रित, उम्मीदवार की गुणवत्ता बढ़ाना। ये सब हमारे भ्रष्टाचार कम करने के उपाय हो सकते हैं। अब आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं? तो इसमें से है भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988 में पारित किया गया था इसको, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम, कंपनी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता। ये मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग दैट मीन्स जो ब्लैक मनी है वो उसको रोकथाम के लिए भी विदेशों से आता है, उसकी रोकथाम के लिए बनाया गया है ये अधिनियम। अवैध तरीके से लाया गया धन की रोकथाम। और विदेशी अंशदान विनियम क्या है? जो गैर सरकारी संस्था है उनको विदेशी से कुछ दान दिया जाता है तो उससे गलत कोई दैट मीन्स अवैध व्यापार ना हो, इसलिए इसको रोकथाम करने के लिए सोशल ऑडिट के माध्यम से भी हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। सोशल ऑडिट क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जहां नागरिक प्रत्यक्ष तौर पर यह आकलन करते हैं कि विकास कार्यक्रमों में सार्वजनिक धन का उपयोग कैसे किया जाता है। यह वित्तीय रिकॉर्ड से आगे बढ़कर सामाजिक प्रभाव, पारदर्शिता और लाभार्थी की भागीदारी का जांच करता है।
सोशल ऑडिट का महत्व क्या है? ये नागरिकों को सशक्तिकरण में सहायक, भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक, लक्षित सेवा वितरण कार्यक्रम की प्रभावशीलता, प्रोत्साहन, सहयोग। सोशल ऑडिट की चुनौतियाँ। सोशल ऑडिट की चुनौतियाँ क्या हैं? सीमित क्रियान्वयन, दैट मीन्स सोशल ऑडिट हुआ है तो ये बहुत क्षेत्रों में इसका मतलब कोई नहीं जानता है, दैट मीन्स इससे जनता अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। पारदर्शिता का अभाव है इसमें, पर्याप्त ज्ञान और संसाधन, कमजोर अनुवृत्ति। मीडिया देखते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक प्रहरी। मीडिया आजकल शासन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, तो वो हम देखते हैं भ्रष्टाचार में मीडिया का रोल क्या है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह लोकतंत्र में सार्वजनिक हित के रूप में कार्य करता है और लोगों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाओं के बारे में सूचित करने के लिए एक एजेंसी के रूप में काम करता है। एक आदर्श मीडिया परिदृश्य के लिए आवश्यक, उसमें क्या होता है? जिम्मेदारी होता है, जवाबदेही, सतर्कता, सक्रियता, नैतिकता, ये होता है एक आदर्श मीडिया की परिदृश्य के लिए आवश्यक। भ्रष्टाचार में मीडिया की भूमिका क्या है? भ्रष्टाचार उजागर करना, जैसे हम उदाहरण देखते हैं तहलका और 2000 में मैच फिक्सिंग घोटाले को उजागर करने की पत्रकारिता की भूमिका। मीडिया भ्रष्टाचार उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सतर्कता और जिम्मेदारी। सरकारी और कॉर्पोरेट गतिविधियों की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यक है, लेकिन नैतिक आचरण सर्वोपरि है। अंतराल को कम करती है। अंतराल दैट मीन्स सरकार और नागरिक के मध्य जो दूरी है उसको कम करती है। और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण करती है। और इसके सामने चुनौतियाँ क्या हैं? ये कभी कभी पैसा लेकर गलत न्यूज़ भी प्रचार करने लगती है, प्रसारित करने लगती है, जिससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता का अभाव। कोई पत्रकारिता वस्तुनिष्ठ नहीं है, दैट मीन्स निष्पक्ष नहीं है। सनसनीखेज और टीआरपी का अनुसरण। कोई सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई भी झूठा सच्चा न्यूज़ फैलाने लगता है। मीडिया द्वारा परीक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन। अब यहाँ पे एक और लाया गया था लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2014। इसका महत्व क्या है? एक रूपता में वृद्धि करता है, क्षेत्र, पारदर्शिता, निष्पक्षता और संस्थाओं को मजबूत बनाता है। धन्यवाद।